बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, साबका प्रोग्राम में मैंने सवा गार्डन के स्कैंडल पर बात की थी। आज ये हम दूसरा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये जो मौजूदा इंतज़ामिया है वो किस तरह फ्रॉड कर रही है। और मेरे साथ इस वक़्त साबका एमसी के जनरल सेक्रेटरी यासिर मेहदी साहब हैं और उनके साथ ज़ुल्फ़िकार अली बंगश साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ मैं यासिर मेहदी साहब आपसे ही करूँगा। सर, आप जब 15 और 18 की एमसी कमेटी में जनरल सेक्रेटरी थे, तो सर उस वक़्त क्या मसाइल आपके सामने आए? फिर आप इस इंतज़ामिया से अलहदा क्यों हुए? और दूसरा ये हमें बताइएगा, अब चूँकि सीडीए ने इनको नोटिस किया हुआ है और सुनने में आ रहा है कि इनका एनओसी भी इस वक़्त सस्पेंड है, कैंसल है, तो ये मसाइल अब बढ़ते जाएँगे, तो ये इंतज़ामिया क्या इस काबिल है कि वो इन मसाइल पर काबू पा लेगी? कायद साहब, शुक्रिया आपने मुझे लिया। कायद साहब, ऐसे है कि जो हमारी 15 से 18 वाली जो एमसी थी, उसमें जो मौजूदा सोसाइटी के जो सदर हैं रज़ा सलीम गोंदल साहब, जी। उनके बड़े भाई अंसर महमूद गोंदल साहब मेरे साथ प्रेसिडेंट थे और मैं उनके साथ सेक्रेटरी था। तो उसमें ये हुआ कि जब हमारी मैनेजमेंट इलेक्ट होके आ गई, तो जिस तरह रज़ा सलीम गोंदल साहब अब जिस रवश पे चल रहे हैं, इनके हुँ, भाई जो साबिक सदर है वो भी इसी रवश पे चल रहे थे कि सोसाइटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और ये कोऑपरेटिव बाय लॉज के तहत ये सोसाइटी चलती है। तो अंसर महमूद गोंदा साहब ने ये समझा कि मैं अब कोई ऐसा सदर बन गया हूँ कि सोसाइटी मेरी ज़ाती कोई विरासत है, जी, ये तो इसको मैं अपनी मर्ज़ी से चलाऊँगा। तो जब उन्होंने इसको चलाने की कोशिश की तो मेरा इनसे उनसे शुरू के दिनों में ही इस बात पे इख्तलाफ हो गया कि ये हुँ, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और इसके एक बाय-लॉज़ हैं, ये सोसाइटी बाय-लॉज़ के तहत चलेगी। तो वो मैं हमेशा उनको इस बात पे लाता रहा कि बाय-लॉज़ के तहत चलाएँ और वो सोसाइटी को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते थे। उसी के ऊपर ये हुआ कि हमारा जो फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 1 का जो उसके अंदर जो वायलेशन हो रही थी, तो उसकी मैंने निशानदेही की कि ये जो वायलेशन है, जो हुई है, तो इसको हमारा काम मज़ीद वायलेट करना नहीं है एलओपी को। हमारा बिल्कुल। काम जो प्रीवियस कोई वायलेशन हो गई है, उसको हुँ, ठीक करना है। बिल्कुल ठीक उसके है। ऊपर हमें सीडीए ने एक लेटर लिखा कि आप की जो सोसाइटी है, आप ऐसा करें कि इसका एक जो पहले वायलेशन हो चुकी हैं, उनको ठीक करके हमें एक रिवाइज़ लेआउट प्लान जमा करवाएँ। उसके ऊपर अंसर महमूद गोंदल साहब ने उस वक़्त मुझे मेरे इल्म में नहीं था क्योंकि सेक्रेटरी कॉरेस्पॉन्डिंग अथॉरिटी होता है किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट से। मेरे से बाला-बाला अंसर महमूद गोंदल साहब ने सीडीए को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने खुद ही एडमिट कर लिया कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी वायलेशनें हुई हैं। अब पहले जो अगर वायलेशन हो गई हैं, तो आपको ये वायलेशन नज़र नहीं आई। अब क्यों चूँकि हम आ गए हैं, तो हम ये काम करना मैं ये काम कर रहा हूँ, तो आपको मेरी वायलेशन नज़र आ रही है, तो इसके ऊपर सीडीए ने हमारी सोसाइटी का अंसर महमूद गोंदल साहब के उस लेटर के ऊपर हमारी सोसाइटी का एनओसी कैंसल कर दिया जो ऑन रिकॉर्ड है हाँ, और उसकी बिल्कुल। वजह से आज तक वो सोसाइटी का एनओसी दोबारा बहाल नहीं हो सका और दोबारा जो अभी इन्होंने ये मैनेजमेंट कमेटी जो आई है जिसमें उसके छोटे भाई हैं, इन्होंने एज पर बिल्ड एक डमी सा नक्शा सीडीए के अंदर जमा करवाया है। जमा करवाने के बाद ये हुआ है कि अभी वो नक्शा इन्होंने सबमिट करा के हमारे सुनने में आया कि इन्होंने एक प्रशासनिक उसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो जमा करवाई है और बगैर सीडीए के डिमांड नोट के, बगैर सीडीए की किसी परमिशन से अब ये लोगों से एलओपी के नाम पे करोड़ों रुपया इन्होंने जमा कर लिया है और वो इनके अकाउंटों में आ रहा है और अकाउंट से ये कैश की मद में वो रोजाना की बुनियाद पे वो पैसे निकल रहे हैं। यानी जो हमारे यहाँ के मेंबरान हैं उनकी जेब से एलओपी के नाम से पैसे लिए जा रहे हैं और वो पैसों का अभी तक कोई है नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। नहीं, दूसरा ये है एलओपी किसको आप कह रहे हैं? अपना दूसरा कायद साहब ऐसे है कि जो मौजूदा इंतजामिया ने रिवाइज लेआउट प्लान जमा कराया है, अभी ये बदकिस्मती या अफसोस की बात ये है कि ये सोसाइटी अभी उसको खुद ही वायलेट कर रही है। यानी पहले इस सोसाइटी के अंदर जितनी चाइना कटिंग हुई,
जितनी कमर्शलाइजेशन हुई, जितनी बाइफर्केशन हुई, वो जो हो गया वो तो हो गया था। उसका रिवाइज लेआउट प्लान उन्होंने एज पर बिड जमा कराया, और जमा कराने के बाद ये मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी भी चाइना कटिंग भी आज कर रही है, और कमर्शलाइजेशन भी कर रही है, और बाइफर्केशन भी कर रही है। तो फिर मुझे ये बात बताएं कि उस जो एलओपी अभी सीडीए के अंदर जमा भी हुआ है, अभी वो अप्रूव नहीं हुआ, वो अप्रूवल से पहले ही उसकी वायलेशन शुरू हो गई है। तो वो सीडीए का जो मौजूदा इन्होंने खुद अपने हाथ से एज पर बिल्ड नक्शा जमा कराया है, वो कैसे पास हो जाएगा? तो मेरा उस वक्त आपने दूसरा सवाल किया कि मैं इनसे क्यों उस वक्त अलहदा हुआ। ये अलहदा इसलिए हुआ कि यहाँ हमारा एक सोसाइटी ऑफिस है, जिसका सेक्रेटरी मैं कस्टोडियन था, और मैं सेक्रेटरी सोसाइटी के ऑफिस में बैठता था। तो हमारे मोहतरम जो प्रेसिडेंट हैं, वो उस वक्त के, वो जिस तरह आज ना प्रेसिडेंट होते हुए भी अपने घर के अंदर बैठ के सोसाइटी का दफ्तर रन कर रहे हैं, उस वक्त वो सोसाइटी के सदर थे और अपने घर से बैठ के वो सोसाइटी के सारे मामलात को चलाते थे। जिसके ऊपर जब हमें ये हुआ कि ये अपने घर से कर रहे हैं, और फेज 2 जो हमारी एक बहुत बड़ा स्कैम है, जिसकी हमारी उस वक्त की मैनेजमेंट कमेटी में उस वक्त जो हमारे मेरे साथ सदर थे, उनके साथ उनके ऊपर एफआईए में 62 करोड़ पे करप्शन की एफआईआर भी हुई है। वो उस वक्त उन्होंने तकरीबन, जब हम सोसाइटी से चले गए, हमारे बाद दूसरी इंतजामिया जो आई, इलियास खान साहब और मंशा साई साहब ने, तो उन्होंने ये जब हमें इंकशाफ किया कि जो मेरे साथ सदर थे, उन्होंने अपने घर में बैठ के तकरीबन 2000 प्लाट फेज 2 के अलाट कर दिए हैं। तो मेरे लिए भी, और मेरे साथ जो दूसरे मौजूद मेंबरान थे एमसी के, उनके लिए भी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि गोंदल साहब ने अपने घर में छापाखाना लगाया। उसी में से वो फेज 2 के लेटर प्रिंट करते थे, उन्हीं लेटरों के ऊपर खुद साइन करते थे, साइन करके तो वो मार्केट में बेच देते थे। वो जो 2000 प्लाट बिका है, उसका ना तो सोसाइटी के अकाउंट में कोई पैसा आया, और ना ही उसकी कोई जमीन नहीं है। आपको बड़ा ये बात हुई कि हमारा फेज 2 था, वो 2005 के अंदर जो स्टार्ट हुआ था, उस वक्त तकरीबन 2200 कनाल जमीन खरीदी गई थी, और उसके 3500 मेंबर थे, जिनमें से लोगों ने रिफंड लिया। हमारे दौर के अंदर अंसर महमूद गोंदल साहब ने 68 कनाल टोटल जमीन खरीदी, और 68 कनाल जमीन खरीदने के ऊपर 2000 प्लाट अलाट कर दिए, और उन 2000 प्लाट के भी जो पैसे हैं, ना वो सोसाइटी अकाउंट में आए, ना वो उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद है, और इस तरह उनको यानी भोले भाले लोगों को उन्होंने लूटा। ये जो बात है काजी साहब, ये इसी के ऊपर अभी 2023 में आके अंसर महमूद गोंदल साहब के ऊपर उनके ऊपर एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद वो उसके उसी पर्चे के अंदर गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने के तकरीबन कोई 2.5-3 माह के बाद हाई कोर्ट से उनकी बेल हुई, और अभी वो कोर्ट में अंदर उनके ऊपर वो जो करप्शन वाला मामला है, फेज 2 वाला, उसका ट्रायल चल रहा है। तो ये मैं मेरी चाह चले मेरे उनसे साथ रहिए। अलावा मैं बंगश साहब को भी हम मौका दें। जुल्फ़िकार बंगश साहब, मुझे बताइएगा कि आपको कितना अरसा हो गया सोसाइटी में रहते हुए, और क्या ये मसाइल इसी तरह जारी सारी थे कि दरमियान में कभी कोई बेहतरी भी आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व फवीज़ अल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और तमाम साथियों को सलाम। काजी साहब, बेसिकली मैं तो बिल्कुल नया आया हूँ, तकरीबन 1 साल हो गया, लेकिन ये कहानियां सुन के मैं हैरान और परेशान हूँ कि एक ऐसी जगह पे मैं फंस गया हूँ, ये हम कहाँ आए हैं। और अच्छा। आप यकीन करें ये चीजें मुझे इतनी पिंच कर रहे हैं कि हम अपने घर का मामला जो है रोडों पे लेके आए, इतना मजबूर हो गए। हालांकि यानी देखें, अपने घर के खिलाफ तो कोई बात नहीं करा, आप देखें हम मीडिया पे भी बैठ के अपने घर के खिलाफ बात कर रहे हैं। हाँ, ये नौबत आपकी तो सोसाइटी, आपका घर है, इसको आपने संवारना है, इनके मसाइल आपने खुद हल करने हैं। हर मेंबर मालक है। सर यही मैं बता रहा हूं, हमारी जो है प्रॉपर्टी की डिवेल्युएशन हो रही है इन चीजों से, कोई इस तरफ आएगा ही नहीं। लेकिन क्यों, वजह क्या है कि लोग इतने मजबूर हो गए कि अपने घर के झगड़ों को जो है बाहर लेके आ जाते हैं। कोई वजह होगी ना।
मैं अपार्ट फ्रॉम दैट चैप्टर जो यासिर भाई ने डिस्कस किया, क्योंकि सियासत से कोई इतना वो नहीं हूँ, इधर के सियासत से, क्योंकि मैं तो बहरहाल जो मुशावरती कमेटी में मैं हूँ राजा साहब के साथ, वो चीजें मैंने सुन ली, मैं हैरान हो गया। लेकिन मैं वन पॉइंट जो इन चीजों से हट के, राजा साहब का जो इंटरव्यू हो गया, उसने जो बातें बताई, यासिर भाई ने जो बताई, आई एग्री विद देम। ठीक है। लेकिन इस सारी बुनियाद का जो जड़ है, वो रजिस्ट्रार है, वो डीसी है, वो सीडीए चेयरमैन है, वो है, वो नहीं हुए। सर यही मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ। ये हमारे महकमे, ये इदारे अगर अपनी ईमानदारी से ड्यूटी दें तो यकीन जाने किसी को जुर्रत ना हो करप्शन करने की। अब मुझे बताएं, वो मुनाल जैसा रेस्टोरेंट बना हुआ ऊपर टॉप के ऊपर, वो जब गिराने पे आए तो उसका मलियामेट कर दिया, और जब इतनी वायलेशन पूरे इस्लामाबाद में हो रही है उसके ऊपर आंखें बंद की हुई हैं। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट का यही है कि जहाँ गौर आ जाए। मुझे बताएं इस वक्त पार्क्स की क्या सूरत हाल है, कितने पार्क्स हैं टोटल और कितने कितने बड़े साइज के हैं, और वहां पर सहूलियात क्या हैं? ऐसा भी आप मुझसे सवाल किया, ये बंगर साहब से पूछ रहे हैं? पंगे साहब से पूछ लेता हूँ, फिर आपसे जरा इंतजामी मूड पे बात कर लेते हैं, मुझे बता देते हैं। सर मैं माजरत चाहता हूँ, मैं एक बहुत जो है एक पोश एरिया में रह रहा हूँ, मुझे वो पार्क्स नजर ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं रिवर बैंक रोड पे जो है रह रहा हूँ। पूरे इस्लामाबाद को जो है लोग जो है यहाँ विजिट करने आते हैं, बहुत बेहतरीन इलाका है। कभी आपको भी मैं सॉरी, मैंने उसका जो है वो वीडियो आपको नहीं देखा, कि वो वीडियो मैं आपको भेज देता, ताकि पूरे मुल्क के जो है मुझे व्हाट्सएप करनी है, हम इस वीडियो के दरमियान प्रोग्राम में वो चलाएंगे। जी जी जी, वो तो इसलिए पार्क का जो है, पार्क मेरे सामने कुछ है ही नहीं, मैं जिस उस पे रह रहा हूँ, पार्क की कोई हैसियत नहीं। वो यासिर भाई या राजा साहब बताएंगे कर दिया गया, यह पार्क है लेकिन उसके अंदर ग्रीनरी नहीं है, उसके अंदर कोई वॉकिंग के लिए या झूले वगैरह या दरख्त नहीं लगे हुए। भाई साहब मैं आपको सर, गाय साहब ऐसे है कि हमारी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो उसके तकरीबन जो है जी 9 ब्लॉक्स हैं। 9 ब्लॉक्स के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर छोटे लैंड है टोटल, फेज 1 फेज 2। ये हमारा जो फेज 1 है तकरीबन ये 5000 कनाल के ऊपर है। इसी तरह जो हमारा फेज 2 है वो तकरीबन 2200 कनाल के ऊपर है। तो हमारे जो मतलब 7,000 से ऊपर कनाल का है, तो बहुत बड़ा टाउन है सर। मुझे भी कल जब मैंने प्रोग्राम किया था साहब का, उसके अंदर मुझे बहुत से लोगों ने पूछा कि हमारी पेमेंटें भी जा चुकी हैं तो हमें कब्जा पोजीशन ही दिया गया। इसके ऊपर भी जरा थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा। पहले आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, इस सवाल का जवाब दीजिए। साहब जो पेमेंटें उनकी आई हैं और उनको कब्जा नहीं दिया, ये जो लोगों ने सवाल किया वो फेज 1 के थे या फेज 2 के थे? ये मुझे नहीं श्योर, मैंने क्योंकि उनसे क्रॉस नहीं पूछा। कायद साहब पहले आपने सवाल किया कि यहाँ जो पार्क्स हैं, कायद साहब ऐसे है कि हमारे हर ब्लॉक के अंदर फैमिली पार्क्स हैं। हर ब्लॉक के सेंटर में फैमिली पार्क मौजूद हैं, जहाँ बच्चों के खेलने की जगह, बच्चों के झूले और जो लेडीज हैं उनकी वॉक करने की जगह वो हमारे मौजूद हैं, जगह मौजूद हैं। मगर बदकिस्मती से ऐसी है कि जो हमारी मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी है वो लोगों की फलाह बहबूद के ऊपर या लोगों की जो जेन्युइन जो ज़रूरियात है वो अगर पूरी हो, उनके ऊपर उनकी तवज्जो नहीं है। हमारी मैनेजमेंट कमेटी ने 2 पार्क बनाए जो आपकी बात समझ गया हूँ। जब पानी जैसी बुनियादी सहूलत नहीं है, बिजली जैसी बुनियादी सहूलत नहीं है, तो फिर बाकी बेमैनी हो जाती है। अभी मुझे बताया, मैंने वो वीडियोस देखी कि रोड कारपेट करके बता रहे हैं, और इसके अलावा मेन एंट्रेंस को थोड़ा सा खूबसूरत कर दिया। तो यहाँ पर तो अगर देखा जाए तो जिस रिहायशी को बुनियादी सहूलत नहीं मिल रही, तो उसके लिए पार्क तो बात सेकेंडरी हो जाता है। कायद साहब मैं वही बात करने लगा था कि हमारे जो सोसाइटी की 2 एंट्रेंस हैं, उन दोनों एंट्रेंसों के बाएं तरफ मैनेजमेंट कमेटी ने पार्क्स बनाए हैं जो सीडीए की जगह पे हैं, क्योंकि वो लोगों को आते जाते नजर आते हैं। इसी तरह 2 गेट खूबसूरत बनाए हैं जो लोगों को नजर आते हैं। और जो ब्लॉक्स के अंदर पार्क्स हैं, इनकी तवज्जो कॉस्मेटिक्स के ऊपर है, इनकी तवज्जो दिखावे के ऊपर है कि जो कॉस्मेटिक दिखावा किया जाए और लोगों की वाह करके ये दिखावा करके फेज 2 की जैली फाइलें बना के अपने घर में छापा खाना लगा के और उनको प्लाट दिए जाए और प्लाट बेचे जाए और माल बनाया जाए। इनकी तवज्जो उसके ऊपर है, इनकी तवज्जो लोगों की म्युनिसिपैलिटी के ऊपर नहीं है।
इनकी तवज्जो पानी के ऊपर नहीं है, इनकी मैं तवज्जो बिजली यही आपसे पूछना चाह रहा था कि के ऊपर नहीं है, इनकी मैं तवज्जो जो है वो। सर मैं यही जी जी पूछना चाह रहा हूँ कि देखें, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके एक मंथली चार्जेस होते हैं हर सोसाइटी के, वो फी घर कितनी वसूल की जाती है, कितनी अमाउंट ली जाती है और उसके बदले में क्या सहूलियत दी जा रही हैं? भाई साहब जो मंथली चार्जेस है ना जी, सोसाइटी मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बाई लॉज के मुताबिक चलती है, और बाई लॉज में ऐसे है कि उसका मंथली चार्जेस लोगों से कितने लेने हैं, उस जो चार्जेस लेने होते हैं वो सोसाइटी उसका रेजोल्यूशन बनाती है और उसको फिर एजीएम के अंदर लेके जाती है, जनरल हाँ बॉडी मीटिंग उसकी तो देती है और फिर शॉर्ट कर लेना, टाइम शॉर्ट है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कितनी अमाउंट दे रहे हैं इस टाइम फी एक घर वो सर कितने size अमाउंट का? सुने, अमाउंट ये है कि यहाँ फिक्स अमाउंट तो है कोई नहीं, यहाँ तो जो इनकी मर्जी में आता है, जितना आता है उतना नोटिस लिख के लोगों को भेज देते हैं कि भाई आपको हमारी मर्जी के मुताबिक इतने पैसे दिए जाएं, जितने पैसे लाखों में, करोड़ों में, हजारों में ये लेते हैं। और सहूलियात का ये है कि यहाँ पानी मैं की फिर बूंद जैसा बूंद मेरा को लोग सवाल करते फिर हैं। वहीं आ जाएगा, इस वक्त तो कोई ना कोई दे रहा है ना, तो कम से कम कितना है? 5,000, 2,000, 3,000 कितना दे रहे हैं? ये ऐसे है कि कम से कम जो है 3,000 रुपया तो वो रेगुलर जो है वो घर का बनता है, मगर ये 3,000 नहीं है। इनका दिल करता है तो 6,000 कर देते हैं, इनका दिल करता है तो लोगों को 20,000 कर देते हैं, इनका दिल करता है तो 40,000 कर देते हैं। ये बेजा टैक्सेस किस बुनियाद पर लेते हैं? देखिए लोग कैसे पे कर सकते हैं, जिसने पता है, मुझे मेरी सोसाइटी में सबको पता जी ये 3,000 रुपया हमने देना है, तो इसके ऊपर कोई बहस नहीं होती, इसके ऊपर कोई नहीं। जब किसी इसके को ऊपर ज्यादा ये मांगेंगे यहाँ, हाँ तो इनकार कर अल्हम्दुलिल्लाह, देगा। हम काजी साहब यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग इस सोसाइटी के अंदर रहते हैं और बड़े शुरफा लोग यहाँ रहते हैं, मौजूद लोग रहते हैं, और ये जो है ये नोटिस भेज के साथ फोन के ऊपर धमकियां देते हैं, बदमाशी करते हैं। ये यहाँ इस सोसाइटी में चार्जेस नहीं लिए जाते, इस सोसाइटी के अंदर बदला लिया जाता है। तो ये ना यहाँ फैसिलिटी पानी दी जाती है, ना यहाँ सफाई तो सुथराई सर की सफाई इस सफाई इस सुथराई। इंतजामी इस इन इंतजामी अगर देखा जाए तो ये गुंडागर्दी है, बदमाशी है ना, इसके ऊपर फिर इंतजामिया के ऊपर रिहायशी जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? महकमे हैं, सरकारी महकमे हैं, FIR दर्ज कराएं, मुकदमात करें, कोर्ट्स में जाएं और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडिया पर आए। काजी साहब ऐसे है कि ये गुंडागर्दी तो आम है। अब जो रैशी हैं उन्होंने वहाँ सर्कल रजिस्ट्रार ऑफिस में दरखास्त दी, उस दरखास्त के ऊपर इनको शोकॉज हुआ और रूल 48 के तहत इनको शोकॉज हुआ कि इनकी पुअर मैनेजमेंट और इनकी करप्शन के ऊपर इनको घर भेजा जाए। और ये जो हम उस सिलसिले में हम चंद रैशी जाकर रजिस्ट्रार साहब को मुलाकात की, रजिस्ट्रार साहब के बाद हम सर्कल रजिस्ट्रार साहब से भी मुलाकात की, तो ये हमें आज तक अभी उनकी डेट नहीं निकली। हमें जो उनकी इंतजामिया की पुरसरार खामोशी है उसकी ये समझ नहीं आई कि इंतजामिया वालों को जब हम खुद जाके ये मिले हैं तो इंतजामिया वाले खुद ये बात एडमिट करते हैं कि इनकी बहुत सारी शिकायतें हैं, इनकी पुअर मैनेजमेंट की शिकायतें हैं, इनकी करप्शन की शिकायतें हैं, और ये हमारी बात को भी, ये हवा में हमारी बात को भी मजाक करते हैं, हमारे लेटर को भी रिस्पॉन्ड नहीं करते। शो काज के अंदर भी उन्होंने लिखा हुआ है, जब हमने उनको कहा कि ये आपकी बात भी नहीं मानते, ये हमारी बात भी नहीं मानते, तो फिर आपके पास एक कानून का डंडा है, एक कानून है, आप उसको क्यों नहीं चलाते? तो इंतजामिया की पुरसरार खामोशी हमें समझ नहीं आई। इंशाअल्लाह ताला अब हमने लोगों ने ये फैसला कर लिया कि अगर ये इंतजामिया जो रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, सर्कल रजिस्ट्रार हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम इनसे ऊपर वाले फोरम में जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हम मीडिया में भी आएंगे, हम वफाकी वजीर दाखिला साहब के पास भी जाएंगे, हम स्टैंडिंग कमेटियों के अंदर भी जाएंगे, हम ओके, उसको हाई कोर्ट में भी जाएंगे, जहां तक हमें जाना पड़ा हम जाएंगे। ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। बंगश साहब क्या समझते हैं, जो अभी सुनने में आ रहा था इस तरह जो सदर हैं उनके ऊपर कातिलाना हमला भी हुआ था, तो ये किस बुनियाद के ऊपर हुआ था? और ये जो इस टाइम इंतजामिया बैठी हुई है वो इतनी ताकतवर कैसे बन गई है कि वो आपसे ही पैसे लेकर इस वक्त तमाम इदारों को और इंतजामिया को कंट्रोल किए हुए हैं? सर वो तो खैर उसका पर्सनल मैटर है, मैं उसमें वो नहीं करता, वो उनका कोई लेन देन का कोई तनाजा था।
तो वो दुश्मनी है उनकी, उस पर मैं बात नहीं करता। जाति को दुश्मनी है, ठीक है। प्लाट का कोई जो है, प्लाट्सों का कोई चक्कर जो मैंने सुना है, क्योंकि सर उस वक्त मैं यहाँ पे नहीं था। जो दूसरी जो आपने हम बात की कि सर ये बावजूद इसके कि सबको पता है ये करप्शन भी कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, बदमाशी भी कर रहे हैं, ये फिर इतने ताकतवर कैसे? सर सबसे पहली बड़ी खराबी जो है हमारी है, जो मैं बैठा हूँ या सर मेहदी भाई बैठे हैं। देखें, मैं फिर उसी अपने उस पे आ रहा हूँ। एलाइड चार्जेस कितने होंगे? चले से एवरेज हम 5000 लगा देते हैं, सबसे 5000 ले रहे हैं, ठीक है। और ये एक और काम भी उन लोगों ने शुरू किया, खैर वो तो बताई है, वो गेट पे जो है पर गाड़ी जो है 100 रुपए ले रहे हैं, ठीक है। उसका लमसम, खैर वो तो 3,25,000 इन्होंने किए, वैसे पैसे बहुत ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं। अब बेसिक चीज मैं हैरान हूँ, ये जो सोसाइटी में जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, ये वेलफेयर पर्पस के लिए होती है, ये पैसे, अच्छा वेलफेयर के लिए अगर ये लोग होते तो सवाब का काम अगर ये समझते हैं तो मस्जिद से तो बड़ी अच्छी जगह हमारे लिए कोई है ही नहीं। सवाब तो हम वहां भी कमाए जाते, लेकिन सवाब के अलावा जो है एक बहुत बड़ा काम हो रहा है बैकग्राउंड में कि वहां से पैसा। लेकिन सर फिर मैं वही उस बात की तरफ आ जाता हूँ, आया ये सोसाइटी पाकिस्तान का इलाका नहीं है, यह इलाका गैर में है। इधर से अभी जो है ये मुस्लिम लीग की बात, यहाँ जो अभी एमएनए है खुर्रम शहजाद, उसने इस सोसाइटी से वोट नहीं लिए जो एमएनए सिटिंग एमएनए है, उसको इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो इधर जो है एक विजिट करें। कल को जो है यासिर मेहदी भाई भी जो है मुस्लिम लीग के टिकट पे खड़े होंगे, मुझे पता है, क्योंकि माशाल्लाह इन लोगों का अपना बैकग्राउंड है सियासी। बेसिक चीज जो है ना, बेसिक चीज वो यही है, ये करप्शन सोसाइटी में इतना नहीं करते, सोसाइटी के नाम पे कर रहे हैं। सोसाइटी का जो है इनकम क्या होगा, क्या बजट होगा? बेसिकली एक वो अपने इमेज को रखने के लिए ये, यानी ये जो इनकी सीट्स हैं इनको यूज करवाने के लिए ये करें। लेकिन फिर मैं उसी बात पे आ जाता हूं कि हमारा जो मुजरिम है, इस इन रहायशियों का जो मुजरिम है, वो यहाँ का सीडीए चेयरमैन है, वो डीसी है, वो रजिस्ट्रार है, वो एसी है। अभी जो है जी ये जो सैलाब की तरह इन बारिशों में सैलाब आ रहा था, सैलाब, बिल्कुल एसी साहब आ गए, एसी साहब सर 5 मिनट में उसने ऑर्डर किया ये नाले को खोल दे, वो आ गए, शावल मावल आ गए, सारा वो घेर दिया। 2 महीने तक जो है लोगों की गाड़ियां बाहर रोडों पे खड़ी रही, वो सिर्फ 10 मिनट के लिए आया, वो दोबारा अब नहीं आ सकते कि वो चेक करें कि नाला बंद भी गया या नहीं। बेसिक चीज ऊपर भी होता है, ये कराची में भी होता है, जब बारिश होती है तो उस वक्त बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो फिर इंतजामिया मुतहरक हो जाती है, वो पानी का हमने निकालने का इंतजाम कर दिया। बहरहाल आखिरी 2 मिनट है, मुझे जरा बताइएगा सर, इस वक्त आपके मुतालबात किससे हैं और आपको इस मसले का हल कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि कौन करेगा? सर बिल्कुल, मैं सर वाज़े दो लफ्ज बताऊं। सबसे पहले जो हमारे रहायशी है सारे वेल एजुकेटेड लोग हैं और सारे बहुत अच्छे ओहदों से, लेकिन जो मरे हुए हैं सारे, इनको जागना होगा। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, चाहे जो भी हो, अच्छे लोगों को सिलेक्ट करेंगे, इलेक्ट करेंगे। अच्छा पहले जनरल बॉडी में, ये जनरल बॉडी तो ये बुलाते नहीं, मैं आया हूं 2 साल में, इन लोगों ने जनरल बॉडी नहीं बुलाई। मेरे ख्याल में एनुअली जो है जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई जाती है, ठीक है। दूसरा सर, ये ऊपर ये गवर्नमेंट का वो है कि ये गवर्नमेंट इन पे एक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट हमें 1 रुपए, अच्छा मजे की बात बताऊं सर, 1 रुपए गवर्नमेंट यहाँ नहीं लगा रहा है, और इनसे सोसाइटी के पैसों में से इनको जो करप्शन पे पकड़ लेते हैं तो इनसे लाखों रुपए ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं सबका से। देखिए गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीद नहीं है, और इस वक्त जो आपके कमिश्नर हैं, मैं उनसे तो ये उम्मीद रखता हूं कि वो जब आएंगे, इस वक्त मेरा ख्याल है वो अपने कामों में मसरूफ है। लाहौर के अंदर उन्होंने बेहतरी लाई थी मोहम्मद अली रंधावा साहब ने, आप डायरेक्टली उन तक कंप्लेन करें। बहरहाल साहब आप अपनी बात मुकम्मल करें, फिर आप क्लोज करते हैं। कायद साहब आपने कहा जी, रंधावा साहब माशाल्लाह बड़े अपराइट अफसर हैं। हमारे डीसी इस्लामाबाद मेमन साहब, इरफान मेमन साहब, बड़े माशाल्लाह अच्छे आदमी, अच्छी रिप्यूट है उनकी बड़ी। अब ऐसे है कि रंधावा साहब और इरफान मेमन साहब और कमरान चीमा साहब जैसे पुराने और सीजन्ड डिप्टी कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार हमारे बैठे हुए हैं, तो हमें और
इश्तियाक जिलानी साहब सर्कल रजिस्ट्रार हैं, इश्तियाक जिलानी साहब को हमने रिक्वेस्ट की है कि अब इनको शो काज हो गया है और आप मेरिट के ऊपर इसका फैसला करें। अगर मेरिट के ऊपर फैसला होता है इंशाल्लाह ताला, जो मुझे उम्मीद है कि इंतजामिया इस वक्त जिस तरह हम सारे के सारे स्वां गार्डन के रहायशी हम सारे सोए हुए नहीं है, जाग रहे हैं और हम उसको शो काज वाले मामले में हम उसकी पैरवी कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो फिर हम चीफ कमिश्नर साहब के ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर साहब मोहसिन नकवी साहब हैं और मोहसिन नकवी साहब के ऊपर जिस तरह हमारे भाई ने कहा राजा खुरम शहजाद साहब खुरम साहब जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है और ऊपर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है, फिर नेशनल असेंबली है, फिर हम जिस फोरम पर भी जाना पड़ा तो हम इंशाल्लाह ताला जाएंगे अपना हक लेने के लिए। सर मुझे लगता है अगर आप रंधावा के सामने या मसाइल रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो नोटिस लेंगे तो मोहसिन नकवी तक पहुंचने की शायद जरूरत ना पड़े। लेकिन जो मुझे लग रहा है इस वक्त ये मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इंतजामिया से मैं समझता हूँ उनकी नाइली नहीं है, उनकी मिली भगत है इदारों के साथ, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो नजायज करवा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं और नजायज कमर्शलाइजेशन करवा रहे हैं। तो इस वजह से वैसे तो लाहौर इस्लामाबाद पूरे का ही बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन अगर इस तरह तवज्जो ना दी गई तो फिर आप ये समझते हैं बाकी जितने सराउंडिंग में इस्लामाबाद के टाउन्स बने हुए हैं वो इसी तरह ही नाजायज कमर्शलाइजेशन करते रहेंगे तो इन रोड्स के ऊपर गुजरना मुश्किल हो जाएगा और फिर लोग फिर ऐसे ही है जिस तरह आपके सामने लोग तंग आ जाएंगे और फिर एहतजाज होते रहेंगे। बहरहाल आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। इस मसले का हल नहीं होता तो फिर हम एक आधा प्रोग्राम और जरूर रखेंगे और हम इन्हीं मसाइल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये मसाइल एक दो दिन में हल होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पीछे मैं समझता हूँ कि कई साल की ये उनकी मेहनत है इंतजामिया की कि तब जाके इतनी बने हैं। तो बहरहाल नाज़रीन आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, फीडबैक